जी अस्सलाम वालेकुम। सो हम लेक्चर नंबर 6 जिसकी थ्योरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसी के पार्ट 2 में है। और स्टूडेंट टी टेस्ट का जो पहला तरीका अप्लाई करने का हमने सीखा था उसी को लेकर हम आज इस हिस्से में एक प्रॉब्लम को ले रहे हैं जो कि उसी से रिलेटेड है जिस पर हमने बात कर चुके हैं पीछे कि टी टेस्ट को आप उस वक्त कब अप्लाई करेंगे जब हमें ट्रू वैल्यू पता हो। तो क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट दैट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उर्दू में ताकि हमें सवाल क्योंकि सवाल काफ़ी लंबा है लेकिन सॉल्यूशन में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। क्या कह रहे हैं कि एक नया मेथड जो है वो एनालिस्ट ने डेवलप किया और क्या मालूम करना चाह रहे हैं, कॉपर, ट्रेसेस ऑफ कॉपर। कहाँ से मालूम करना चाह रहे हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं। उन बायोलॉजिकल सैंपल्स के अंदर कॉपर की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होगी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेस। सो ट्रेस का मतलब जहाँ पर किसी भी चीज़ की मिकदार लाइक फिंगरप्रिंट्स हो तो उन्हें हम कहते हैं ट्रेसेस। तो ट्रेसेस ऑफ कॉपर बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं बायोलॉजिकल सैंपल में से। और जो मेथड उन्होंने डेवलप किया है, जो इस्तेमाल किया है, वो है वेट डाइजेशन। अब यकीनन वेट डाइजेशन जो है वो एक नया मेथड है जो कि एनालिस्ट ने खुद डेवलप किया कॉपर को मालूम करने के लिए बायोलॉजिकल सैंपल में से। इस प्रोसेस के साथ उन्होंने एक और प्रोसेस भी जोड़ा और फाइनली उन्होंने कंसंट्रेशन जो कॉपर की निकाली है वो निकाली है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड के ज़रिए से, यानी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके बाद में जाके उन्होंने इसकी कंसंट्रेशन भी पता की है। लेकिन पहले जो वेट डाइजेशन मेथड डेवलप किया वो उन्होंने खुद डेवलप किया है कॉपर के लिए, और किस में से मालूम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सैंपल में से। तो बेसिकली दो मेथड्स को जोड़ा है, वेट डाइजेशन जो है वो उनका मेथड है और प्लस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का आगे जाके उन्होंने इस्तेमाल किया। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन तो हम सबको पता है पुराना मेथड है, जाना पहचाना मेथड है और बहुत हम इस्तेमाल भी करते हैं। अब क्या किया उन्होंने, एनालिस्ट ने एनालाइज किए 4 सैंपल्स, ठीक। उन चारों को जो मीन आया रिजल्ट्स का वो टोटल मीन वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 10.2, यानी एनालिस्ट का जो डेटा था उसका जो मीन हमारे पास आ रहा है दैट इज 10.2 ppm। और उसी की एसडी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.62। यानी जो एनालिस्ट ने डेटा एनालाइज किया है उसको लेकर हमारे पास जो मीन आया कंसंट्रेशन का दैट इज 10.2 और जो एसटी वैल्यू हमारे पास है दैट इज 0.62, ठीक। अब सवाल में ये कह रहे हैं कि यही एनालिसिस निस्ट ने भी किया। निस्ट हम किसको बोलते हैं, बेसिकली निस्ट जो है वो एब्रिविएशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। सो निस्ट एक बहुत बड़ा रिसर्च का इदारा है और जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप निस्ट बोलते हैं, और कंप्लीट नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। अब ये एक ऐसा इदारा है जिसकी वैल्यू को हर बंदा मानेगा। सो निस्ट ने जो वैल्यू निकाली इसी एनालिसिस की, उनका जो मीन आया वो था 11.1। सो एनालिस्ट का मीन था 10.2 और निस्ट की जो वैल्यू थी जो कि रिसर्च का इदारा है सेम एनालिसिस को लेकर 11.1 है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू यहाँ पर आप बोल सकते हैं। सो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो एनालिस्ट ने जो किया था उसका मीन था 10.2 और एसडी वैल्यू उसकी थी 0.62। रिसर्च के इदारे से जो काम हुआ या उन्होंने जो वैल्यू निकाली उसमें वैल्यू हमारे पास आई मीन की 11.1, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू। अब सवाल आपसे हो रहा है कि आप ये चेक करें कि जो नया मेथड है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है इस पुराने मेथड से या नहीं, और कितने कॉन्फिडेंस लेवल पे पूछ रहे हैं, 90%। सो आप ये चेक करके बताएं कि एक 90% कॉन्फिडेंस लेवल नया मेथड पुराने मेथड से यानी निस्ट वाले ने जो वैल्यू निकाली उससे सिग्निफिकेंटली मुख्तलिफ है या मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि निस्ट ने जो मेथड इस्तेमाल किया होगा वो यकीनन पुराना मेथड होगा और जो एनालिस्ट ने डेवलप किया वेट डाइजेशन वो कौन सा हमारे पास, वो हमारे पास नया मेथड। सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन, ठीक। सो नाउ कम बैक विद इन अ मिनट।
यस, सो अगेन क्वेश्चन हमने समझा। डेटा की तरफ आएंगे। सबसे पहले डेटा हमारे पास तीन चीज़ें बेसिकली हमें मिलेंगी। एक तो हमारे पास है 10.2 जो कि एक्स बार यानी एनालिस्ट का निकाला हुआ मीन है, दैट इज 10.2 ppm। ppm बेसिकली कंसंट्रेशन को जाहिर करने का यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे मोलैरिटी होता है, जैसे परसेंटेज होता है, बिल्कुल वैसे। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है वहाँ पर हम ppm के अंदर दिखाते हैं। और चूँकि ऊपर बात भी हो रही है कि ट्रेसेस है, ट्रेसेस मतलब बहुत कम कॉपर है, तो डेफिनेटली वो ppm में ही होगा। और S की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.62 यानी SD की वैल्यू उसी के लिए जो एनालिस्ट ने निकाली वो है 0.62। लिस्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 11.1 यानी ये आपका होगी ट्रू वैल्यू, जिसको ट्रू वैल्यू को हम किससे जाहिर करते हैं म्यू से। सो 11.1 ppm डन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितनी की है 4 की हैं, क्योंकि सैंपल्स टोटल कितने हैं सवाल में 4 हैं। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आपने बेसिकली यहाँ से क्या निकालना है t की वैल्यू प्लस माइनस t, और जब t की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमारा कंपैरिजन हो जाएगा कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। सो यू कैन राइट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट। ओके, सो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क प्लेस कर सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन में जाएंगे और अप्लाई करेंगे फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या था, सेम फार्मूला प्लस माइनस t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट n डिवाइडेड बाय s। ठीक, सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे, आप वैल्यूज को पुट करेंगे माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। सो प्लस माइनस t इज इक्वल टू एक्स बार की वैल्यू हमारे पास सवाल में क्या है 10.2 है, पुट करेंगे 10.2 माइनस ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या है जो कि लिस्ट की वैल्यू थी 11.1 एंड देन अंडर रूट n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 4। ठीक, सो रूट के अंदर लिखेंगे 4, इसको डिवाइड करना है s से। s की वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमारे पास है 0.62, सो 0.62। अब क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस कर लीजिए 10.2 में से जब आप 11.1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा माइनस 0.9, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है बड़ी है। सो आंसर इज माइनस 0.9 वैल्यू माइनस 10.2 टू 11.1। 4 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 4 का रूट क्या बनता है 2 बनता है, सो 2 एंड देन नीचे क्या है 0.6। अब सिंपल है, आपको क्या करना है ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ज़रब करना है और माइनस की निशानी साथ चलती जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू ने 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके बाद फिर इसको डिवाइड करना है 0.62 से। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 0.9 को 2 से, तो हमें पता है कि 9 को जब आप 2 से ज़रब करते हैं तो वो क्या बन जाता है 18। सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1.8। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये है 0.9। सो आंसर इज 1.8 जब आपने 2 से किया उसको मल्टीप्लाई। नीचे हमारे पास है 0.62। अब क्या करेंगे, इसी को 0.62 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अच्छा, जब हम डिवाइड करते हैं 1.8 को 0.62 से, तो जो आंसर हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनना है 2.90। कैसे, जब हम 1.8 को डिवाइड करेंगे 0.62 से माइनस के साथ। ठीक, सो ये हमारे पास आ गए t की वैल्यू कैलकुलेटर। और पीछे मैंने आपसे बात की थी कि माइनस की निशानी अगर आ जाए तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो लिख सकते हैं आप कि बेसिकली क्या है t कैलकुलेटेड वैल्यू है इज इक्वल टू 2.90 ब्रैकेट में लिखते हैं डिसरिगार्डिंग नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव साइन को आपने क्या करेंगे यहाँ पर इग्नोर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस इम्पोर्टेंट नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास स्टेटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास नंबर्स इम्पोर्टेंट है निशानीज के मुकाबले में। सो हमारे पास कैलकुलेटर वैल्यू है। अब इसको जाके आपने टेबल में देखना है। ठीक है, सो टेबल आपके पास नोट्स के अंदर भी मौजूद है, बुक्स के अंदर से भी देख सकते हैं। ठीक, यही वाला टेबल सेम
जो कि यहाँ मेरे पास नोट्स में है। जिनके पास नोट्स हैं उनके पास होगा। ये तो बुक्स के अंदर आप देख सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट के ऊपर भी मौजूद होते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, पीछे ही मेरा ख्याल है मैंने ये समझाया हुआ है। ऊपर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल, 90% की लाइन है, 95 की लाइन है, 99 की लाइन है, 99.5 की भी लाइन है। और यहाँ पर हमारे पास आ रही है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिसमें 1 2 3 4 5 से लेकर ये इन्फिनिटी तक जा रही हैं, और 25 हमारे पास है नंबर डेटा। अब हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो इस डेटा की बन जाएंगी वो बन जाएंगी 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ n क्या है 4। सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आप u से जाहिर करते हैं, सो n-1 क्या जवाब आएगा 4-1, आंसर इज 3। सो 3 की लाइन को पकड़ना है टेबल के अंदर, और सवाल में हमें पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि आपने 90% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर चेक करके फैसला करना। अब 90% की लाइन पहले वाली हमारे पास है, सो ये 90% की लाइन, और ये रहा हमारा 3। सो 90%, अब इसी की सीध में आप जाएंगे, सो दिस वन इज द 3 एंड दिस वन इज 90%। सो सीध में जाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये जिसको मैंने थोड़ा सा मार्क भी किया हुआ है 2.353। सो आपने देखा 2.353, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए 90% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। सो इसी को, ये आपकी क्या होगी टी टेबल। सो इसी को लिखते हैं 2.353, फिर कंपेयर करते हैं। सो टी टेबल वैल्यू इज 2.353, 2.353। मैं दोबारा से चेक कर देता हूँ। सो वैल्यू जी बिल्कुल सेम है, 2.35 एंड 3। और ये किस पर देख रहे हैं आप, 90% के ऊपर आपने इसको चेकआउट किया। अब कंपेयर कर सकते हैं आप, आपकी जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास 2.90, और जो टेबल की वैल्यू हमारे पास वो क्या है 2.353। ठीक, सो 2.90 इज बिगर, यानी आपकी वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। दैट मीन्स फिर हम लिख सकते हैं कैसे, 10 टी कैलकुलेटेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। और क्या है टी कैलकुलेटेड की वैल्यू आपने जो निकाली वो थी 2.90। सो टी कैलकुलेटेड विच इज 2.90 इज ग्रेटर देन टी टेबल, जो कि कितनी है हमारे पास 2.353। सो क्या लग रहा है दोनों वैल्यूज को देखकर कि जो नया मेथड था उससे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो बड़ी है टी की, और जो पुराने मेथड से या जो टेबल, फॉर एग्जांपल टेबल की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2.353 है। तो साबित ही हो रहा है कि आपकी वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से बड़ी आ रही है। और पीछे हम बात कर चुके हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से बड़ी है, तो इसका मकसद ये है कि दोनों मेथड्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी आपका जो मेथड था नया, जो आपने ये एनालिस्ट ने डेवलप किया, उसके अंदर कोई ना कोई सिस्टमेटिक एरर मौजूद है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम गड़बड़ है। तो एनालिस्ट को क्या करना चाहिए, अपने मेथड को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि उससे कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं। सो इस केस के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, there is significant difference between new method, जिसको हम टेस्ट कर रहे थे, जिसको आप टेस्ट मेथड भी बोल सकते हैं, between new method and, और पुराना मेथड कौन सा जो कि NIST का था, and the NIST method, और किस लेवल पे आप ही बता रहे हैं 8-90% कॉन्फिडेंस लेवल। सो दिस इज योर आंसर। आपने बताया कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर जो नया मेथड है और जो पुराना मेथड है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। इसका मकसद आपका शक नया मेथड की तरफ जाएगा, और ये बात आप करें 90% कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर से नंबर 6 पार्ट 2, जो कि हमारे पास क्या था, टी टेस्ट के पहला जो हिस्सा था उसकी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम टी टेस्ट के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसको लेकर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।